हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का यहाँ पर देखें एक लास्ट चैप्टर बच रहा है उप सह संयोजक यौगिक। इसको हम लोग देख लेते हैं और इस चैप्टर में 1 बाई 1 करके जितने टॉपिक हैं हम लोग उसको कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उप सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे ऐसा यौगिक जिसका वियोजन करने पर एक सरल आयन तथा दूसरा जटिल आयन अथवा वियोजन करने पर दोनों ही जटिल आयन प्राप्त होते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक, ये तो आपका चैप्टर का नेम ही है। 1 बाई 1 करके हम लोग इसको देखते हैं। योगात्मक यौगिक क्या है, देखें 1 बाई 1 करके इसको देखते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं देखें। यहाँ योगात्मक यौगिक क्या है, तो देखिए, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाते हैं यानी मिश्रित करते हैं और मिश्रित करके उसको वाष्पित किया जाता है यानी गर्म करके वाष्प में बदलते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप नवीन स्टाइकोमेट्री, जिसे आप स्टाइकोमेट्री कहते हैं। स्टाइकोमेट्रिक मतलब होता है जैसे उसकी कितनी नंबर हैं, है ना, उसी को स्टाइकोमेट्री। जब आप बैलेंस करते हैं कोई रिएक्शन तो आगे उसके कुछ संख्या लिखते हैं, वही स्टाइकोमेट्री कहा जाता है। तो उस पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और उसी को हम लोग योगात्मक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं। 1 बाई 1 करके देखें। जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, इसको मिलाते हैं तो पोटासियम, जिसे आप फिटकरी कहते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये पोटासियम आपका कौन सा यौगिक है, योगात्मक यौगिक। क्योंकि यहाँ देखें योग से बनाना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, इन सब के योग से पोटासियम बना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मोहर लवण कैसे बनता है। तो FeSO4, देखिए इसको, FeSO4 और साथ में NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O, इन सब का आपस में योग होने से मोहर लवण बनता है। तो ये जो हैं ये सरल लवण है, सामान्य लवण जिसे आप कहते हैं, और साथ में वाटर भी इसके साथ है। तो इसको हम योगात्मक यौगिक कहेंगे। मोहर लवण को याद रखे रहें, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक, नेक्स्ट देखें, कार्नेलाइट है, इसे भी देख लें। KCl MgCl2 और 6H2O के आपस में संयोग करने से ये KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O बनता है, जिसे हम लोग कार्नेलाइट कहते हैं। यह भी योगात्मक यौगिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4th नंबर 4KCl यानी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड, और ये जिसे आप फेरस साइनाइड कहते हैं, इनके आपस में संयोग करने से ये आपका K4Fe6 का होल 6 ये बनेगा, जिसे आप कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी आपका योगात्मक यौगिक है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट आप देखेंगे, और कॉपर सल्फेट जो है ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ एडिशन करके यहाँ देखें आपका बन गया है CuNH3 का होल 4 और SO4। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका योगात्मक यौगिक है। ऐसे पोटेशियम साइनाइड जो है ये सिल्वर साइनाइड से संयोग करके पोटेशियम सिल्वर साइनाइड बना लेगा। इन सब का IUPAC नेम हम लोग
देखेंगे। अभी इसके लिए आपको लिगैंड और ये सब बताते हैं तब समझ में आएगा। तो योगात्मक यौगिक जो होते हैं ये भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक जो आप देख रहे हैं ये योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा द्विक्लवण और दूसरा जो है वो संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक डबल साल्ट। देखिए पहले द्विक्लवण देख लीजिए। इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं द्विक्लवण को। ये यौगिक ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं परंतु जल में या अन्य विलायक में इनका जालक टूट जाता है एवं ये अवयवी आयनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहर साल्ट हुआ, मोहर लवण जलीय विलयन में Fe2+ NH4+ और SO4 2- आयन का परीक्षण ये देता है। तो देखिए ऐसे ही ये मोहर साल्ट है और जल में ये पूरे सारे आयन जो हैं ये अलग हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी आपके योगात्मक यौगिक हैं वो सब के सब द्विक्लवण कहलाते हैं। लेकिन संकुल क्या है जरा देखें। संकुल ये इसमें यही है जो आपका उपसहसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक क्या है तो इन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ये यौगिक ठोस एवं जलीय विलयन अथवा दोनों में अस्थायी होते हैं। इनमें उपस्थित अवयवी आयनों के गुण पृथक से प्रदर्शित नहीं होते, मतलब अलग से आयनों में नहीं टूटते। एक सरल आयन और दूसरा जटिल आयन में अलग हो जाता है। जैसे आप देखें उदाहरण के लिए KCN एवं FeCN का होल ट्वाइस से जो निर्मित ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये जलीय विलयन अवस्था में Fe2+ एवं Cn- आयनों के गुण नहीं देते। जब ये अलग होंगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखें इसमें ऐसा होता है कि जब ये इसको आप अलग करेंगे तो इसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे K4 FeCN का होल 6 तो ये आपका K4 FeCN का होल 6 जो है होल 6 इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। 4K+ और प्लस यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ बल्कि कलर चेंज करके देखिए। एक तो ये आपका क्या दे दिया सरल आयन और दूसरा जटिल आयन, यही पूरा ब्रैकेट में जो है ब्रैकेट वाला ये इस तरीके से रहेगा ही। FeCN का होल 6 ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ 4+ है यहाँ 4- हो जाएगा 4-, ठीक। तो देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका एक जटिल आयन कहा जाएगा। दोनों जटिल आयन हो सकते हैं, अभी हमने बताया था एक सरल आयन और दूसरा जटिल आयन, दोनों जटिल आयन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे को हम लोग क्या कह देंगे तो यही बात ये कह रहा है यहाँ पर आपको कि Fe2+ और Cn आयन के गुण ये नहीं देता। अतः वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन या अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं तो उन्हीं को उपसहसंयोजक यौगिक हम लोग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। यानी अगर आप को कहा जाए कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वे यौगिक, यहाँ से देखें यहाँ से, तो वे यौगिक
जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हों, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि वे यौगिक जो वियोजित होने पर यानी आयनित, अगर उसे आप जलीय विलयन में आप जल में डालते हैं तो जब आयन में टूटता है तो एक सरल आयन और दूसरा जटिल आयन अथवा दोनों जटिल आयन देते हैं, तो उन्हें हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक, अब देखिए उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द एवं उनकी परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय आयन क्या है, तो धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिसमें दो या दो से अधिक उदासीन अणु या आयन उपस्थित होते हैं, तो उप सहसंयोजक बंध द्वारा ये केंद्रीय धातु आयन द्वारा बंधे होते हैं, तो उसी को हम लोग केंद्रीय आयन कहते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे इसी में K4FeCN का होल 6 में Fe जो है वही केंद्रीय आयन है। ठीक है, Fe आयरन वही केंद्रीय आयन है। केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का व्यवहार करता है, मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसमें लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होते हैं। अक्सर डी कक्षक देखने को मिलेगा आपको। ठीक, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो उनके पास डी कक्षक रिक्त होता है और उसी में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं वही केंद्रीय धातु के रूप में आपको लगभग देखने को मिलते हैं, और भी हो सकते हैं बट डी ब्लॉक के सामान्य रूप से अधिक होते हैं। लिगैंड देखिए किसे कहते हैं। लिगैंड तो ध्रुवीय अणु और ऋणायन जिन पर न्यूनतम एक लोन पेयर, जिसे आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, तो वही लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड में वह परमाणु जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय आयन को प्रदान कर उप सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी दाता परमाणु कहलाता है, उसी को लिगैंड कहते हैं। जैसे आप अभी देखे थे K4FeCN6 में CN जो 6 CN था, 6 साइनाइड, यहाँ देखें ये जो 6 साइनाइड है ना, यही लिगैंड है, क्योंकि यही Fe को लोन पेयर देता है। अभी हम इसको दिखाएंगे। ऐसे ही यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देखें AgNH3 का होल ट्वाइस, तो NH3 जो है ये लोन पेयर है, लोन पेयर यही देगा, इसलिए इसी को लिगैंड कहेंगे, है ना। एमीन इसी को आप कहते हैं, एमीन। NH3 को एमीन कहेंगे, NH2 को एमीन कहेंगे। एमीन एमीन अभी दिखाएंगे एमीन क्या है। और इस तरीके से देखें यहाँ Ag को ये NH3 में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वह Ag को क्या किया, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए Ag+ तो केंद्रीय आयन है, लेकिन जो NH3 है यही लिगैंड है, एवं N दाता परमाणु है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर था, वही दाता परमाणु है। ठीक, तो इस तरीके से आप जानते रहिए लिगैंड के प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।